दूसरा एप्लीकेशन है आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा जी, जो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना बेटा, इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है ना। मेरा ख्याल है आप में से कोई बच्चा भी ऐसा नहीं है जो वाकिफ़ नहीं हो कि आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है ना, यानी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट मेरे बच्चों को याद होना चाहिए वो ये है कि ये जो प्रोसेस है इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आप तवज्जो के साथ देखिए कि डेल्टा वी उसका ज़ीरो हो जाएगा। यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो फिर डेल्टा वी ज़ीरो होगा, क्योंकि जब हर जगह पर एक जैसा वॉल्यूम हो तो फिर यकीनन जो है उसका जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों को डिफिनीशन याद होनी चाहिए कि आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेफिनेटली फिर उसका जो डेल्टा वी होगा वो ज़ीरो होगा। ये पहला पॉइंट मेरे सब बच्चों को याद होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 2 जो हेडिंग के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी इसका इक्वेशन क्या है, तो दरअसल जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ यानी अगर हम P और T, यानी इसके अंदर क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास तीन वेरिएबल है P, V और T। एक P है, एक V है और एक हमारे पास T है। अब इसमें ये देखें ना, इसमें ये V कांस्टेंट है, इसमें V कांस्टेंट है, तो जो इक्वेशन बनेगा वो P और T के दरमियान बनेगा। किसके दरमियान बनेगा? P और। तो अब सवाल ये है कि देखिए हमने अपने जो छोटे क्लासेस है उसके अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा था इन तीनों का। देखिए सबकी तवज्जो होनी चाहिए। देखिए P, V और T। देखिए जब हमने T को कांस्टेंट रखा तो P और V के दरमियान रिलेशन निकला, और वो रिलेशन अगर मेरे बच्चों को याद हो तो वो यूं था, और इसका नाम हमने रखा था बॉयल्स लॉ। ये कांस्टेंट था और इसका नाम हमने रखा था बॉयल्स लॉ। मेरा ख्याल है आप सब यकीनन सबको याद होगा। अच्छा जी, दूसरा रिलेशन देखें। जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो फिर हमारा जो रिलेशन है वो इनके दरमियान आया, यानी V इज़ डायरेक्टली टू T। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास जो है प्रेशर कांस्टेंट था। क्या था बेटा? इसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि इस रिलेशन का नाम क्या था? इस रिलेशन को हमने चार्ल्स लॉ कहा था। अब आइए हमारे पास एक और रिलेशन नज़र आ रहे, वो क्या है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इस रिलेशन को हमने ये कहा, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो इस रिलेशन को हमने ये कहा। अब आप ये बताएं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जैसे यहाँ पर है तो फिर ये किस लॉ को ओबे करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आइसोकोरिक प्रोसेस जो है ये गे लॉ को ओबे करता है। ठीक है, ये गे लॉसिक लॉ को ओबे करता है, यानी इस लॉ के मुताबिक P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। ठीक है जी, और इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखिए ये मेरे बच्चों को शायद मालूम नहीं था, तो ये दोनों तो वो पहले से जानते थे, लेकिन याद रखिए कि ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है वो गे लॉसिक लॉ को ओबे करता है। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि जब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट से मुराद ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सी लॉ को ओबे करता है? इसमें आपसे कि आइसोबेरिक प्रोसेस में कौन सी लॉ ओबे होता है? तो बिल्कुल ऐसे ही आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो बताइए फिर किस लॉ को ये ओबे करता है? तो उसका नाम है गे लॉसिक लॉ।
ठीक है जी, ये मेरे बच्चों को बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर इसका रिलेशन क्या है, जैसे हमने इसका रिलेशन V1/T1 और V2/T2 निकाला था, तो सिमिलरली इसका रिलेशन भी ऐसे निकलेगा, P1/T1 और P2/T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे ये कांस्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह ये कांस्टेंट है। तो मेरे बच्चों को आज के बाद ये याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस यानी जब T कांस्टेंट हो तो उसमें P और V का रिलेशन निकलता है, और जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो तो V और T का रिलेशन निकलता है, और अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो फिर P और T का रिलेशन, उसे हम गेलॉसिक लॉ के नाम से याद करते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल ध्यान के साथ इसको करना चाहिए ताकि कोई परेशानी हमारे पास नहीं हो। बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट, इसका जो दूसरा पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भी ले लेता हूं ताकि मैं आपके साथ फिर बाद में शेयर करूं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया, लेकिन आप लोग भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। आइए हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और यह है पॉइंट नंबर 3, या पॉइंट नंबर 2 का नाम दे दे या 3 का नाम दे दे, जो भी है। ये है मेरे पास इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम, बिल्कुल तवज्जो के साथ, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, आराम से, हमारे पास बहुत सारा टाइम है और हम इसमें इंशाल्लाह बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं P और V के दरमियान ग्राफ ड्रा करूं, अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं P और V के दरमियान, FV ड्रॉ a graph between P and V, तो मैं दो ग्राफ बना के दूंगा। देखिए, ये एक ग्राफ, ये V रहा और ये रहा P, और जनाबी आली एक ग्राफ ये है, ये रहा V और ये रहा P। तो दोनों ग्राफ में देखिए, तवज्जो के साथ देखिए, एक का मैं बनाता हूं इस तरीके से और एक बनाता हूं मैं इस तरीके से। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्यूम दोनों का सेम है ना, वॉल्यूम दोनों का सेम है। प्रेशर देखो ना, ये वॉल्यूम के पॉइंट है, ये तो वॉल्यूम तो यहाँ पर आप कांस्टेंट है, लेकिन अब यूँ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ रहा है। देखो ये प्रेशर बढ़ रहा है, और यूँ आने पर देखिए प्रेशर कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं। थोड़ा सा ये देखता हूँ, हाँ ठीक है, डन है। अच्छा जी, तो अब आप मुझे बताइए कि मैं इसके मज़ीद जो पॉइंट्स लिखूँगा उससे पहले एक और चीज़ आपके साथ, इसके साथ अगर ये तो मैं इंडिकेटर डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, जिसके ऊपर अब बहुत सारी बातें हम करेंगे। देखिए, नंबर 1, सबसे पहली बात, नंबर 1, मैं अब सबसे पहले इसकी बात करूँगा, ठीक है। यानी इसका नाम मैंने रखा फिगर नंबर 1 और इसका नाम रखा मैंने फिगर नंबर 2। ठीक हो गया। अब फिगर नंबर 1 की बात करते हैं ताकि मैं आपको बता दूं। फिगर नंबर 1 में क्या है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन इसमें आइसोमेट्रिक हीटिंग, इसमें होता क्या है कि आप हीट प्रोवाइड करेंगे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हीट आप प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें नंबर 1, इस प्रोसेस में प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। नंबर 2, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। नंबर 3, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी का भी चांसेस यही है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा जी, इस दौरान चूंकि प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये है आप इसको हीट दे रहे हैं, और जब आप हीट देंगे तो डेल्टा क्यू जो है वो पॉजिटिव होगा।
डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इंटरनल एनर्जी में इजाफा भी हो रहा है तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी जो है उसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तभी तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। इंटरनल एनर्जी में क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि आप उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, इस दौरान अंदर जो इफेक्ट होगा वो होगा कौन सा इफेक्ट, कूलिंग या हीटिंग? अंदर होगा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। अगर मैं इस एक्सपेंशन, ये है एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, जब ये एक्सपेंड हो रहा हो, एक्सपेंशन प्रोसेस, कौन सा एक्सपेंशन? इसकी एक्सपेंशन, वॉल्यूम का एक्सपेंशन नहीं है, ठीक है, यानी इसकी प्रेशर की एक्सपेंशन, एक्सपेंशन शायद गलत लफ्ज होगा, यानी प्रेशर की जो है ना इजाफे की वजह से ये पूरा प्रोसेस आ सकता है। नंबर 2, अब इसका नंबर 2, ग्राफ नंबर 2 की बात हो रही है। अब इसमें नंबर 1 ये है कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। नंबर 2, जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। नंबर 3, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब है इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज। जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो अंदर कूलिंग इफेक्ट होगा, और हीट अब अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर, तो डेल्टा क्यू होगा नेगेटिव। और इसी तरह ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव होंगे। तो ये तो सिर्फ हमने इन 2 ग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ये सारी बातें समझ में आई कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर बढ़ भी सकता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर कम भी हो सकता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उस दौरान टेम्परेचर भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं, इंटरनल एनर्जी में भी, और उस वक्त क्यू पॉजिटिव होगा और अंदर जो इफेक्ट होगा वो हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए, कूलिंग इफेक्ट नहीं। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो प्रेशर रिड्यूस होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, इंटरनल एनर्जी ने भी डिक्रीज़ होना है, कूलिंग इफेक्ट भी होगा, और साथ साथ आप हीट बाहर निकाल के ले जाएंगे तो क्यू जो है वो नेगेटिव भी होगा। ये बिल्कुल सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद में आपको इसका स्लोप के बारे में भी बताता हूँ। ठीक है, तो आइए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट को आसानी से वीडियो को फिर स्टिल करके भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसका स्लोप। अब यकीनन जो मेडिकल का बच्चा है ना उसके लिए स्लोप का जो प्रॉब्लम है मालूम करना ये बड़ा मसला है। स्लोप बेसिकली जो है कैसे मालूम करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास में ले जाता हूँ। देखिए, अगर हम अपनी मेट्रिक क्लास को याद करें ना, मेट्रिक क्लास, ठीक है, मैं वहाँ से आपको लेके आना चाह रहा हूँ। तो मेट्रिक क्लास में ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, और ये फ़र्ज करें मेरे पास एक स्लोप लाइन था। मैं इसका स्लोप मालूम करना चाहता हूँ, ये एंगल, और आपने देखा आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करके इसका नाम आपने रखा था, अगर ये फ़र्ज करें कोई एफ़ था तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एफ वाई है और ये आपके पास एफ एक्स है। तो यहाँ से जो टेंजेंट थीटा है यही है बेसिकली स्लोप। तो ये कैसे मालूम होता, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये है आपका स्लोप का फार्मूला। अब आप ज़रा देखें, यहाँ पे तवज्जो के साथ देखें, ये जो लाइन है अगर मैं इसको आराम आराम से इंक्रीज़ करना चाहूँ और इस लाइन को मैं यहाँ पे रखूँ तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 90। तो मैं अगर यहाँ पर टेंजेंट 90 लिखूँ तो कैलकुलेटर देता है इन्फिनिटी। क्या देता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ लाइन को देखें तो वॉल्यूम को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वॉल्यूम हमेशा एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं, और आप देखेंगे कि ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 90 के एंगल के साथ है, और इसका स्लोप क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि यहाँ पर v है और यहाँ p है, तो हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला है
वो है डी पी अपान डी वी, या हम इसको कहते हैं डी पी अपान डी वी। देखे ना, ये आपके पास वॉल्यूम एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर आपका पी है, और देखो यहाँ पर भी है। देखिए अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये एफ वाई अपान एफ एक्स है, तो ये एफ कौन सा है, ये अलॉन्ग एक्स है, और ये एफ कौन सा है, ये अलॉन्ग वाई है। तो यहाँ पर v अलॉन्ग एक्स ये डेल्टा v हो गया, और p अलॉन्ग y है डेल्टा p हो गया, तो ये परपेंडिकुलर अपन। अब ज़रा देखिए वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है या नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका डेल्टा v कितना होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसका जो चेंज है वो ज़ीरो होगा, और जब आप डेल्टा p के ऊपर ज़ीरो डिवाइड करेंगे तो यकीनन आपको इन्फिनिटी मिलता है। तो अगर आप इस प्रोसेस के ज़रिए सीखना चाहते हैं तब भी सही है, अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हैं तब भी सही है, लेकिन सीखना क्या है, सीखना यह है कि द स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज क्या होना चाहिए, स्लोप इंडिकेटर डायग्राम से स्लोप जो है वो इन्फिनिटी है, एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये चीज़ आपके जहन में होना चाहिए। चले जी आगे चले। अब आइए हमारे पास आगे है इसका स्पेसिफिक हीट, मिटा दे इसको। चले जी, पॉइंट नंबर है 3। पॉइंट नंबर 3 है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। वो क्या है, वो है सी वी बराबर एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और याद रखिए इसकी जो वैल्यू है वो है 3 फॉर मोनोएटॉमिक, एफ की वैल्यू है 5 फॉर डायटोमिक, और एफ की वैल्यू है 6 फॉर पोली, और यहाँ होगा नो वाइब्रेशन। क्या मतलब, फॉर लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये होगा, यही पोली के लिए है, लेकिन होगा वाइब्रेशन। क्या मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है और लो टेम्परेचर पर 6 है, और डाई एटॉमिक के लिए 5 है, और मोनो एटॉमिक के लिए आपके पास एफ की जो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर हमें कोई कहे कि ये बताएं द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस फॉर द मोनोएटॉमिक, तो फॉर मोनोएटॉमिक द वैल्यू बी 3/2r, फॉर diatomic it is 5/2r, और फॉर polyatomic it is 6/2 which is equal to 3r। और जनाब ये होगा किसके लिए, when there is no vibration, यानी लो टेम्परेचर के लिए। और फॉर हाई टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ CV in case of isocoric process it should be 7/2r। तो मेरे बच्चे को अब ये MCQs के लिए रेडी रखने हैं। आपसे पूछ सकते हैं डायटोमिक के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ द आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो यकीनन मेरे बच्चे के पास ये जवाब होगा, क्योंकि अगर वो ये फार्मूला जानता है तो ठीक है। और मेरा ख्याल में अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला हमने शुरू में डेल्टा यू में यकीनन किया था, F/2 डेल्टा टी। ये नया तो है नहीं, ये पुराना है, ठीक हो गया। और हमने अगर आपको याद हो तो हमने स्पेसिफिक हीट जो है आइसोबेरिक प्रोसेस में जो किया था, जिसका फार्मूला अगर मेरे बच्चे को याद नहीं है तो मैं उनको दोबारा बता दूं, वो है F/2 + 1 इंटू आर। हाँ जी, और यहाँ से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 को लगाएं, 5 लगा दें, 6 लगा दें, 7 लगा दें, तो यहाँ से भी हम CP - CV इक्वल्स टू R, CP - CV इक्वल्स टू R, इस फार्मूले से हम ये CV भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों को यकीनन
ये बात याद होनी चाहिए। आगे चले, चले जी आगे चले, स्क्रीनशॉट आप ले लें, डन। अच्छा जी, अब हमारे पास पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो है गालिबन 4 है या 5 है, ये है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मेरे बच्चे को उसका फार्मूला बहुत पहले से पता है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने चैप्टर नंबर 8 में वेव्स एंड साउंड में, यानी मैं प्रीवियस 11 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमने चैप्टर 8 में लेप्लास करेक्शन वाला जो टॉपिक था, न्यूटन स्पीड फार्मूला वाला, लेप्लास करेक्शन में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। और अगर आपको याद हो ज़रा, उससे पहले अगर हम मेट्रिक क्लास में जाएं तो हमने ये फार्मूला यंग मॉडुलस के नाम से याद किया था। तो ये यंग मॉडुलस है जो अब बल्क मॉडुलस के नाम से याद करते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि यंग मॉडुलस सिर्फ सॉलिड के लिए होता है और बल्क मॉडुलस जो है ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले फार्मूला मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक चेंज। और नेगेटिव साइन आप पहले भी जानते हैं, अब भी जानते हैं कि जब आप प्रेशर डेवलप करेंगे तो वॉल्यूम में कमी आती है। अच्छा जी, तो ये फार्मूला तो मेरे पास पहले से मौजूद है। और अब आप इसमें क्या करेंगे, चूंकि हम आइसोकोरिक प्रोसेस कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोमेट्रिक प्रोसेस, तो मेरे प्यारे बच्चों आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस क्या है? वो है जिसके अंदर डेल्टा वी ज़ीरो हो। तो जनाब जब आप यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे तो ज़ीरो लगाने पर के की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? देखिए, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई ज़ीरो अपान वी। हाँ जी, अब ये पूरा तो इसको इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा ना भाई। तो डेल्टा पी अपान ज़ीरो, लेकिन जब आप ज़ीरो डिवाइड करेंगे तो मिलेगा इन्फिनिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई कहे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी उसकी वैल्यू क्या है, तो मेरे बच्चों को याद होना चाहिए वो है इन्फिनिटी। इसका स्लोप भी इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है। बिल्कुल क्लियर हो गया? डन है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ चलें, चले जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। पॉइंट नंबर हमारे पास अब है 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? अब है वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने शुरू में कहा कि चूंकि डेल्टा वी ज़ीरो है तो वर्क तो कोई नहीं होगा, लेकिन अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूला था डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन। यही फार्मूला है ना, यानी पी डेल्टा वी। अब चूंकि V1 और V2 एक जैसा है, हम देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है V2 माइनस V1 तो एक जैसा है, तो V माइनस V, इसका मतलब है वी गेट ज़ीरो। तो नो वर्क डन, हाँ इसमें कोई वर्क डन नहीं है। तो ये तो एक आसान सा मामला था जो मेरे बच्चे को जानना चाहिए। आइए अब नेक्स्ट इसका एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर इसको हम आगे क्लोज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। वो है नंबर लास्ट, वो है फ्लोट इन आइसोबैरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू तो ज़ीरो होता है,
इसका मतलब है कि डेल्टा क्यू बराबर रहा डेल्टा यू। अच्छा, ये जो हमने हीट प्रोवाइड की ये किस तरीके से की, ये हमने दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये कहलाता है, ये कहलाता क्या है, ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ जी, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यकीनन वो जो वैल्यू हमारे पास लास्ट टाइम है वो है एन सी वी डेल्टा टी। तो इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा यू है ये बराबर रहा एन सी वी डेल्टा टी। अब आइए सबसे पहले हम इसमें सी वी की वैल्यू लगाते हैं। तो सी वी की वैल्यू कैसे लगाएंगे, देखें एक दफ़ा दोबारा देखें, लास्ट टाइम शायद मैंने करवाया भी हो, नहीं भी करवाया हो तो दोबारा देखें। देखिए सी वी की वैल्यू कैसे, सी वी सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर, दोनों तरफ सी वी से डिवाइड करें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये रहा सी पी अपान सी वी प्लस सॉरी माइनस आर माइनस वन, ये वन हो गया, आर अपान सी वी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते तो हैं कि सी पी अपान सी वी का मतलब होता है ये कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.4 है, लिहाजा ये आपके पास रहा आर अपान सी वी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सी वी की पोजीशन चेंज करें। तो इसका मतलब ये है कि मैं डेल्टा यू बराबर एन इंटू सी वी की जगह लिख सकता हूँ आर डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। बोलिए, लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी अपान, सही हो गया। अच्छा जी, अब मैं एक रिलेशन और लिख रहा हूँ एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। अब ज़रा देखिए मैं अब क्या करता हूँ, अब मैं इस पे जनरल गैस इक्वेशन वाला फार्मूला लगाता हूँ। देखिए पी वी बराबर एन आर टी, तो देखिए पी वन वी वन बराबर एन आर टी वन और पी टू वी टू बराबर एन आर टी टू। इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, और ये आएगा एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन। अब इनसे एन आर कामन ले ले, एन आर कामन लेंगे तो आएगा टी टू माइनस टी वन यानी डेल्टा टी, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। अब देखिए एन आर डेल्टा टी, ये देखिए एन आर डेल्टा टी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पी टू वी टू, तो ये मैंने लिख दिया। ये देखिए P2 V2 minus P1 V1 divided by gamma minus 1. So this is the internal energy. This is the internal energy in case of isochoric process. हाँ जी, this is called the internal energy of isochoric process. मुझे उम्मीद है कि आइसोकोरिक के बारे में जितनी बातें मैंने आपसे शेयर की तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको अब क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। यकीनन उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक हो गया।